पाकिस्तान को हिंदुस्तान के हाथों एक बार फिर से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस बार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को लंदन में कानूनी तौर पर धूल चटाई है। मामला हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान के 3.5 करोड़ पाउंड यानी कि करीब, अगर हम हिंदुस्तानी रुपयों की बात करें तो 304 अरब रुपए का है। बुध को लंदन की अदालत उज़्मा ने इस मामले में पाकिस्तान का दावा खारिज करते हुए हिंदुस्तान के हक में फैसला सुनाया। दरअसल ये केस हिंद पाक और हैदराबाद के सातवें निजाम के वारिसों के बीच पिछले 70 वर्षों से चल रहा था। निजाम मीर उस्मान अली खान ने 1948 के नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक के 10 लाख पाउंड जमा कराए थे, जिसकी अगर अब के वक्त में कीमत देखें तो 3.5 करोड़ पाउंड है। और इस रकम को 1948 में निजाम ने उस वक्त के पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के अकाउंट में जमा कराया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस रकम पर अपना दावा ठोक दिया और दलील दी कि यह रकम निजाम ने पाकिस्तान को हथियार के बदले दी थी, जो केस अब पाकिस्तान हार गया है। ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने दशकों पुराने हैदराबाद निजाम की रकम पर पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया है। 71 साल से चल रहे मुकदमे में इंग्लैंड और वेल्स की हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। इस रकम पर भारत और निजाम के वारिस का हक है। यह मामला आजादी के वक्त का है। 1948 में निजाम ने लंदन के बैंक में 1 मिलियन पाउंड भेजे थे। निजाम ने रकम लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के खाते में भेजी थी। नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक में ये रकम 350 करोड़ रुपए हो चुकी है। निजाम की इस रकम पर पाकिस्तान ने अपना दावा पेश किया था। पाकिस्तान के मुताबिक निजाम ने उसे हथियारों का पेमेंट किया था, लेकिन अदालत में पाकिस्तान की सभी दलीलें खारिज कर दी गईं। फैसले के खिलाफ अब पाकिस्तान ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। The English court said, yes, there is evidence to suggest you were paying for arms, there is evidence to suggest you were supplying arms, but this account was not for that. The historians will be interested in seeing Pakistan's open acceptance that they were supplying arms. Bureau Report, Zee Media. हरीश साल्वे को अभी आपने सुना और एक और हार हिंदुस्तान के हाथों कह सकते हैं कि पाकिस्तान को मिली है। 71 साल पुराना ये केस पाकिस्तान हार गया है और एक तरह से कहें कि जब उसे सबसे सख्त पैसों की जरूरत थी और एक तरह से उसके मुंह से ये पैसा निकाल लिया गया है और ये बता दिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से कि भाई ये पैसा हमारा ही था। या तो जो निजाम है उनके जो वारिस हैं जो अभी बचे हुए, या तो ये उनका है यानी वो भी हिंदुस्तान में है, या फिर ये हिंदुस्तान का पैसा है। ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ राजीव रंजन है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, स्टूडियो में जुड़ गए हैं। अनिल गर्ग साहब हैं, सोशल पॉलिटिकल एनालिस्ट है और इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच जैसी ऑर्गेनाइजेशन से भी वो जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। राजीव जी, शुरुआत में आपसे करूंगी, कितनी बड़ी जीत माने हम हिंदुस्तान की से? बुसरा जी, हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और ये जो आज बुधवार को जो ये फैसला आया है लंदन से, इससे पूरी दुनिया भर में यह साबित हो गया है कि हिंदुस्तान अपनी सच्चाई के लिए लड़ाई करता है। जहां भी उन्होंने आज तक लड़ाई किया उस लड़ाई में उनकी जीत हुई और वो जीत अभी, चूंकि ये 70 और 71 साल से जो लड़ाई चल रही थी, पाकिस्तान का जो झूठा दावा था वो दावा आज अपने आप में ध्वस्त हो गया। दूसरी बात यह है कि जो निजाम थे वो ये बात निश्चित रूप से प्रमाणित होता है कि वो निजाम हमारे थे और निजाम भारत के पक्ष में जो लंदन में लड़ाई लड़ रहे थे उसमें उनकी बहुत बड़ी जीत हुई। और उसमें जो जितने भी आप लॉजिकल बात देखेंगे बुसरा जी, एक बात आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक चीज को कहा है कि हम हथियार सप्लाई करने के लिए उस पैसे को ट्रांसफर किया था और उस पैसे को ट्रांसफर करने के बाद वो फिर उसकी अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाना चाहते थे। ये निश्चित रूप से इलीगल था और इलीगलिटी उस कोर्ट ने भी इस चीज को एविडेंस के तौर पे प्रमाणित किया और कहा कि पाकिस्तान निश्चित रूप से गड़बड़ कर रहा है और उसका नतीजा हमारे सामने आई है। और आज के डेट में इंडिया ने, भारत ने इस केस को जीता है, जिसमें निजाम का जो जितना बड़ा मूल्यवान उनका आप कह सकते हैं समय, उनका एक पैरवी जो रहा है लंदन में, वो रियली में बहुत ही अद्वितीय है बुसरा जी। तो हम इस चीज के लिए निश्चित रूप से तैयार है कि भारत कभी भी गलत
चीज के लिए, गलत निर्णय के लिए कभी पैरवी नहीं करती है। उनका पैरवी करने का, जब भी वो पैरवी करती है तो उसमें सत्यता होती है और उस सत्यता के हमेशा जीत होती है। चाहे आप यूएनओ का बात देख ले या फिर आज लंदन की बात देख ले, लंदन में हमने जो जीत हासिल किया, यह जो पैसा था, ये पैसा निश्चित रूप से किसका था? तो इंडिया का पैसा था, भारत का पैसा था, निजाम का पैसा था। अगर उस पैसे को ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर करने के बाद उन्होंने जब उस पैसे के लिए अपना दावा ठोका पाकिस्तान वालों ने, तो वहां का जो कोर्ट था उसको फ्रीज कर दिया 1954 में। फ्रीज करने का रीजन यही था, उन्होंने इस चीज को देखा कि इस पैसे पे, इस रुपए पे पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता है और जो उनका हक था उनको हक मिल चुका था और वो हक लेकर वो चले गए थे, जो देश से चले गए थे। उसके बाद अगर उनको जब राइट ही नहीं है तो उसका वो दावा नहीं कर सकते हैं और इसको निश्चित रूप से कोर्ट ने हमारी अर्जी को स्वीकारा और पाकिस्तान की अर्जी को नकार दिया। जी, और ये भी देखा जाए अनिल गर्ग साहब की जो 8वें निजाम थे, उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान से हाथ मिला लिया था और वो हिंदुस्तान में पूरी तरीके से शामिल हो गए थे। क्योंकि अभी की अगर हम बात करते हैं तो 71 साल पहले का ये मामला है, यानी कि पार्टीशन के टाइम का ये मामला है और ऐसे में इसीलिए पाकिस्तान ने इस पर अपना दावा ठोका। लेकिन ये बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गया कि जिस तरह से निजाम हिंदुस्तान का हिस्सा थे, उनकी प्रॉपर्टी या उनका पैसा जो बैंक में जमा था वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान इस पर दावा ठोक ही नहीं सकता था। देखिए, इसके दो पहलू हैं जो तक मैं समझता हूं जी। एक तो उस समय निजाम का जो माइंडसेट था, जो उन्होंने पैसा पाकिस्तान के हाई कमीशन के खाते में जमा कराया, तो उससे उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर पता लगता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। एक बात। दूसरी बात, जब हैदराबाद का पूर्ण विलय भारत के साथ हो गया तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी राइट्स हैं, वो सारे पूर्ण रूप से भारत के हैं। तो इस बात को पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए था कि जब पूरा क्षेत्र, हैदराबाद का जो पूरा क्षेत्र है वो सारा का सारा पाकिस्तान, भारत का आ गया है, तो उसके जुड़ी हुई हर चीज भारत की है। तो पाकिस्तान शायद इस गलतफहमी में था कि मेरे खाते में पैसे हैं तो शायद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गैर कानूनी रूप से निजाम ने जमा कराए थे और फिर उसको वापस लेने की कोशिश जब उसने शुरू की तो उसको फ्रीज करवाना पड़ा। ये बात ठीक है कि आज के दौर में, अगर आज मौजूदा दौर में देखें तो ठीक है, निजाम के वंशज जो हैं भारत सरकार के साथ मिलकर केस लड़े और भारत सरकार की जीत इसमें होनी ही थी, क्योंकि ये पैसा कुल मिला के भारत सरकार का है, भारत के लोगों का, हैदराबाद के लोगों का है। जी, लेकिन जो फैसला सुनाया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो निजाम जो है, उनके जो वंशज हैं, यानी कि जिन्होंने पैसा जमा कराया था, उनके जो अब वारिस मौजूद हैं, या तो उनको, या फिर अगर वो नहीं है तो फिर हिंदुस्तान की हुकूमत को ये पैसा दिया जाएगा। यानी कि पहली प्रेफरेंस जो है उनके वारिसों को दी गई है। नहीं, मैं जहां तक मुझे जानकारी है, ये फैसला आया कि ये पैसा दोनों में बराबर में आएगा, भारत सरकार को भी मिलेगा, उनके वंशजों को भी मिलेगा। लेकिन मेरा इसमें अपना एक बात ये कहनी है कि उनके वंशजों का भी इस पैसे पे कोई अधिकार नहीं। ये पैसा उस क्षेत्र का था, उस क्षेत्र के लोगों का था, क्योंकि ये निजाम का व्यक्तिगत पैसा नहीं था। निजाम उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, रूल करते थे, तो इसलिए पैसा क्षेत्र की जनता का था। तो मेरा इसमें ये कहना है, लीगल एक्सपर्ट तो हमारे राजीव रंजन जी बता पाएंगे, लेकिन मेरा इसमें कहना है ये सारा का सारा पैसा उस समय जो रियासत थी, उसके जो क्षेत्र के लोग थे, उसी के क्षेत्र के लोगों के विकास में खर्च करना चाहिए। ओके, शमून कासमी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और शमून कासमी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका इसी सलाह में। बीजेपी के लीडर हैं और इसी के साथ साथ इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। शमून कासमी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि अनिल गर्ग साहब ने एक नया इसमें मोड़ देने की कोशिश यहाँ पर की है, लेकिन हालांकि अगर ये देखा जाए, क्योंकि पैसा जमा अगर उन्होंने कराया था और पहले के अगर दौर की बात करें तो जंगें जीती जाती थी तो पैसा वो राजा का ही होता था, जब वो राजा होता था तो प्रजा में फिर खर्च किया करता था। उसके बाद अगर जब ये पूरा दौर ही खत्म हो गया और उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान में पूरी तरीके से शामिल कर लिया, तो वो पैसा अगर उनका था, अगर उनके वारिस मौजूद हैं और अगर ये फैसला आया है कि उनमें और हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसको दिया जाए, तो ये इसी तरह से इसको देखा जाना चाहिए। अभी ये कहना कि वो किसके साथ थे, किसके साथ नहीं थे, ये तो बेमानी सी बात हो जाती है। हाँ बिल्कुल, देखिए उन बातों की तो अब कोई अहमियत नहीं रह जाती है कि हम उसके ऊपर ये कहें कि वो तो पहले तो ये था, आज़ादी से पहले, कि हर आदमी की अपनी स्टेट थी, वो अपना नवाब होता था या उसका राजा होता था, उसका मालिक होता था। अब इन बातों की तो चर्चा करने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। हाँ, मगर ये ज़रूरी है कि देखिए, जैसे अभी मेरे भाई ने ये बात कही कि वो पैसा जो है
वो गवर्नमेंट का उसके ऊपर हक यूं बनता है एक मानकर कि क्योंकि वो पब्लिक से लिया हुआ पैसा होता था, किसी ना किसी तरह से टैक्स की शक्ल में पब्लिक देती थी, मगर फिर भी जो है उसका जो वारिस, जो उनके वारिस होंगे कानून के एतबार से, उसी कानूनी तौर से की जो प्रक्रियाएं थी उसकी बिना पर इंटरनेशनल यानी ब्रिटिश जो वहाँ का अदालत है, जो वहाँ के जुडिशरी है, उन्होंने हमें उसका मालिकाना हक दिया है। यानी मालिकाना हक का मतलब यह है कि वारिसीन तो जाहिर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते और नजरअंदाज करना भी नहीं चाहिए कि इतना बड़ा पैसा था। इसमें कोई शक नहीं कि उस जमाने के अंदर अगर निजाम ने उस वक्त भी दिया है तो मैं आज भी ये समझता हूं कि इस पे सरकार की ये बहुत बड़ी जीत है और हमारी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हमारी जीत किस लिए है। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि हम उस तरफ चल दिए हैं और सरकार उस तरफ काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को जीतने की बात। और एक ऐसा भारत हमारा बन रहा है, नया भारत, जहां किसी के साथ कोई ज्यादती न होगी और न होनी चाहिए, और उस तरफ हम चल दिए हैं। सरकारों का यही कर्तव्य होता है कि वो उनकी सरकारों के अंदर जो लोग आए, जो उनके राज के अंदर आए, यानी अब तो पब्लिक इस डेमोक्रेसी में तो पब्लिक मालिक है, यानी जो ये प्रजातंत्र है। मैं आज ये देखता हूं कि फिर भी अभी बड़ी कमियां हैं कि हमारे जो अधिकारी हैं अभी उनका माइंडसेट नहीं हुआ है कि वो पब्लिक को मालिक समझें। उन्हें पब्लिक को भी मालिक समझने में थोड़ा समय लगेगा। और आज मैं ये बात कह सकता हूं बुशरा जी कि जो ये फैसला आया है, इससे भारत की ईमानदारी, भारत के लोगों की सादगी और भारत के लोगों का एक दूसरे के प्रति उनका दयावान होना, ये उस चीज को दर्शाता है कि हमारी मेहनत की कमाई, हमारी मेहनत का पैसा, उसे कोई जाया नहीं कर सकता। जैसे मैं एज एक बात आपको कहूंगा मजहबी तौर से कि हर मजहब के अंदर जो है वो एक कंसेप्ट है अच्छी चीजों का। जैसे इस्लाम में भी ज़कात का है कि भाई अपने माल की ज़कात निकालिए, वो जाया नहीं होगा। तो इसी तरह से सरकार भी जो है वो हमारे टैक्स से चलती है। हम ईमानदारी के साथ अगर टैक्स देते हैं तो वो हमारी ईमानदारी का दिया हुआ पैसा किसी जगह जाया नहीं होता है। और ये आज हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। और सरकार को इसका मैं सरकार की नीयत अगर अच्छी होती है, जैसे आपको मैं एक वाकया बताऊं कि एक बादशाह जा रहे थे, एक राजा जा रहे थे, और जाते हुए जब वो राजा गए तो उन्होंने पूछा जाने के बाद कि भाई ये कुछ नीयत खराब हो गई। जब नीयत खराब हुई तो जो वो सेब थे या वो बाग था वो खट्टा हो गया। तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद कहा कि भाई राजा की नीयत खराब हो गई। तो राजा की नीयत खराब हो गई तो फिर वो वो तो राजा था। जब राजा था तो उसने इस बात के ऊपर सोचा कि थोड़ी देर के बाद फिर उसके पास कहा और उसने अपनी नीयत ठीक करके कहा तो फिर वैसे ही आ गए कि अब क्या कहना है। उसने कहा लगता है राजा की नीयत ठीक है। राजा की नीयत ठीक है तो आज जो प्रशासक हैं उनकी नीयत अच्छी है। नीयत यूं अच्छी है कि हमने जब देश को आजाद कराया तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हर बच्चा, कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे, कोई बच्चा कोई इंसान भूखा नहीं मरना चाहिए। किसान तो बहुत दूर की बात, यानी कोई भी हमारी सरकार के अंदर। तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा लास्ट में कि ये बात मैं कहना चाहूंगा कि ये पैसा जो है इस सरकार को मिलना चाहिए और उसका डेवलपमेंट होगा वो सारे लोगों पर। अगर एक परिवार को उन्हें भी कुछ हिस्सा उसका दे दिया जाए तो कोई गुनाह नहीं। राजीव रंजन जी, लेकिन केस उन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर लड़ा है। ऐसे में ये कह देना कि अपनी तरफ से डिसाइड कर लेना कि इसको दिया जाए, उसको दिया जाए, किसको दिया जाए, फैसला तो वो मानना होगा जो वहां से आया है। अगर ये कहा गया है कि भाई ये पैसा वंशज और हिंदुस्तानी हुकूमत का है तो उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। नेचुरली एक्चुअली क्या है कि इसमें निजाम वंशज के जो उनके वंशज में प्रिंस मुकर्रम थे और उनके एक छोटे भाई मुहक्कम थे, उन दोनों ने भारत सरकार को अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया था। और इसके लिए चूंकि उस समय ये निजाम का पैसा था तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। एविडेंस तो उन्होंने एविडेंस जितना भी था एविडेंस देने में उन्होंने पूरा मदद किया। और अकॉर्डिंगली जो कोर्ट ने डिसाइड किया है तो उसमें उन्होंने कितना परसेंटेज किसको मिलना चाहिए, उन्होंने इस चीज को, इस रेशियो को डिसाइड नहीं किया है। लेकिन उसने इस चीज को कहा है कि भारत सरकार को तो मिलेगा, चूंकि पैरवी भारत सरकार ही कर रहे थे, भारत सरकार इस केस को लड़ रहा था। और जो इनके दोनों प्रिंस थे वो उसको पूरे सपोर्ट कर रहे थे, एविडेंस दे रहे थे, डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे। और कोर्ट में आप कह सकते हैं सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो काम कर रहे थे। और इसका नतीजा में कोर्ट हमारे फेवर में, भारत सरकार के फेवर में जो है फैसला सुनाती है। अब ये डिपेंड करता है कि जो प्रिंस है वो अपने पैसे को
भारत सरकार के लिए छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, ये उनके विल के ऊपर अब डिपेंड करता है। लेकिन मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि प्रिंस बहुत बड़े ही चूंकि जो देश के लिए इंग्लैंड में, लंदन में जाकर इतना बड़ा काम किया है और देश को जिताने के लिए, देश को विजय घोषित कराने के लिए जो काम किया है, तो जरूर भारत सरकार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि जब वो 70 साल तक खड़ा रह सकते हैं अपने लंदन में, तो नेचुरल सी बात है कि आगे भी वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। और वो जो पैसे हैं अब उनके विल पे है कि जो परसेंटेज उनको दिया जाएगा वो परसेंटेज हमारे भारत सरकार को छोड़ देते हैं या परसेंटेज वो लेते हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से चूंकि उनका जो एक रेशियो है, वो रेशियो उनको अगर कोर्ट ने डिसाइड किया है, ये बात निश्चित रूप से सही है कि वो पैसा उस समय यहाँ का जो टैक्स था, जो हैदराबाद के निजाम ने जो टैक्स वसूल किया या जो टैक्सेस था जो पब्लिक के पैसे होते हैं, और पब्लिक के पैसा को उन्होंने वहां ट्रांसफर किया था, भेजा था, चाहे उसका रीजन चाहे जो कुछ भी हो। तो अब वो पैसा निश्चित रूप से पब्लिक का पैसा था। अब हमारा हैदराबाद हमारा हिस्सा है। तो आप ये बताइए राजीव रंजन जी कि क्या अगर उस टाइम जो निजाम हुआ करते थे, क्या उनकी प्रॉपर्टी उनकी नहीं होती थी? अगर कोई हीरे का हार जो बिका, उसका अगर कोई पैसा आया, तो क्या वो उनका पैसा उनका नहीं है? आज किसी के पास अगर ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी है, वो अगर बेचता है, तो क्या वो उसका पैसा उसका नहीं होगा तो किसी और का होगा? नहीं, वो पैसा एक्चुअली अगर जो प्रिंस के पास अभी भी अगर जो पैसे हैं या उनका जो भी प्रॉपर्टी अभी तक वो बिलोंगिंग से काम कर रहे हैं, वो तो उनका है, उसमें कहीं किसी तरह की बात हो नहीं रही है। बात हो रही है कि वो जो फंड्स था, जो अप्रोक्सीमेटली जो 300 करोड़ का जो फंड की बात हो रही है, तो उस फंड्स का, तो वो फंड्स निश्चित रूप से वो उस समय का जो निजाम थे, वहां के पब्लिक, जो हैदराबाद के पब्लिक थे, उनके टैक्सेस के पैसे थे, उनके पैसे थे, पब्लिक के पैसे थे, जनता के पैसे थे, और वो पैसे वहां ट्रांसफर किया गया। अच्छा, मानिए, आप ये मानिए कि एक स्टेट का कोई चीफ मिनिस्टर है, उस वक्त उसने बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई, उसके पास पैसा था, उसके पास सब कुछ था, उसने इस तरह से ट्रांसफर किया और इस तरह से चीजें आगे बढ़ती चली गई। और ये बात मैं तब की कर रही हूं जब ये बात है तब की, जब पार्टीशन के वक्त की बात है, यानी कि फुल्ली डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में उस तरह से नहीं थी। ठीक है, ये तब की बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं। तो क्या उसके पास जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसका जो पैसा है, वो क्या ये कह दिया जाए कि भाई अब आप दान कर दीजिए अब प्रजा को, क्योंकि ये पैसा तो आपने उन्हीं के जरिए कमाया है? नहीं, एक्चुअली क्या है बुशरा जी, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ और है। सब्जेक्ट क्या है कि जो पैसे जो ट्रांसफर किए गए, उस पैसे की क्या अहमियत थी, उनका जो प्रॉपर्टी है, उनका जो बिलोंगिंग्स है, उनके पास जो भी एसेट्स हैं, वो एसेट्स उनका है, निश्चित रूप से उनका है। क्योंकि ये पैसे इन्होंने जो ट्रांसफर किया था, जो पाकिस्तान के उस समय तत्कालीन उच्चायुक्त थे, उसके अकाउंट्स में ट्रांसफर किया था। और उसको अकाउंट से ट्रांसफर करने के बाद चूंकि वो डायरेक्ट पाकिस्तान को भेज नहीं सकते थे, जो उस समय का जो प्रोसीडिंग्स था, जो प्रोसेस था, तो उन्होंने उनको लंदन भेजा, लंदन से फिर, लेकिन जब इसकी एक्चुअलिटी और इसकी जब फैक्ट पता चली, तो फिर वहां 1954 में उस पैसे को फ्रीज किया गया कि इस पैसे को कहीं दूसरे जगह नहीं भेजा जा सकता, इसको कहीं बांटा नहीं जा सकता है। तो इसलिए इस पैसे की अहमियत, अगर उन निजाम का अपनी अगर कोई प्रॉपर्टी, तो वो अहमियत अलग अलग है। ठीक है, तो एक साथ हम जोड़ नहीं सकते। ओके, मेरा इसमें यह कहना है कि हैदराबाद का जो निजाम था, उसका कितना पैसा था, उसके पास क्या रहना चाहिए, कोई अलग मुद्दा नहीं है। भारत की 543 रियासत उस समय भारत के अंदर सम्मिलित हुई थी। उनके साथ जो मैकेनिज्म बना था कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, बाकी की सारी प्रॉपर्टी भारत सरकार की रहेगी, वही मैकेनिज्म हैदराबाद के निजाम पर भी लागू होता है। और उसका ये देखा जाना जरूरी है कि जो पैसा उसने वहां पे जमा कराया था, वो उसके निजी खाते में रखा गया था या भारत सरकार की प्रॉपर्टी में आया था। वो भारत सरकार की प्रॉपर्टी में आया था। आप इस केस को और थोड़ा ध्यान से पढ़िए। जब इन्होंने, निजाम ने पाकिस्तान पे केस किया, तो निजाम अकेले जब लड़ रहे थे तो हार गए थे, क्योंकि वहां पे ये बात आई कि निजाम अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में एक राष्ट्र पे मुकदमा नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने भारत सरकार के साथ हाथ मिलाया और भारत सरकार ने उन पर मुकदमा किया। और भारत सरकार का राइट इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे निजाम उसमें मुकदमा कर ही नहीं सकते थे, वो पैसा उनको मिलता ही नहीं। अगर भारत के साथ वो नहीं मिलते तो वो पैसा उनका वहीं रह जाना चाहिए था। तो मेरा इसमें कहना है कि जो सारी रियासत का मैकेनिज्म बना था, वही मैकेनिज्म निजाम के साथ बनना चाहिए, उसके वंशजों के साथ बनना चाहिए, और ये पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार का मिलना चाहिए। और भारत सरकार को अपना बड़ा दिल रखते हुए ज्यादा से ज्यादा ये हैदराबाद की उस समय जो टेरिटरी थी उसकी निजाम की, उस टेरिटरी के विकास में खर्च करना चाहिए। तो फिर अगर इतने दिन तक अगर वो लोग केस लड़ते रहे, पहले तो शुरुआत तो उनके वारिसों ने ही की, भाई उन्होंने केस तो उन्होंने ही डाला, और फिर उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तानी हुकूमत से हाथ मिलाया और ये कहा कि भाई आप हमारे साथ आइए,
है। 71 साल से ये केस चल रहा है। ये तो दोनों को मिलकर डिसाइड करना होगा ना कि करना क्या है। खाली हिंदुस्तान की हुकूमत या फिर जो लंदन की कोर्ट का फैसला आया है वो तो ये है कि भाई दोनों में बांटा जाएगा। तो लेट देम डिसाइड। व्हाई आर वी डिसाइडिंग कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? आपकी बात ठीक है, हम लोग डिसाइड करने वाले हैं भी नहीं, क्योंकि हमारी टेबल में बैठ के डिसाइड हो भी नहीं सकता। हम अपनी बात कह रहे हैं कि क्या कानूनी रूप से हो सकता है और क्या नैतिक रूप से होना चाहिए। मेरा ये कहना है, मैंने जैसे शुरू में ही कहा था, 1948 में जब ये पैसा भेजा गया तो किस नियत से भेजा गया था? हैदराबाद के निजाम की नियत उस समय भारत के साथ रहने की नहीं थी। इस बात को कोट कर रहा हूं मैं कि नहीं थी, तभी तो उसको हमें जबरदस्ती थोड़ा सा एक्शन लेके अपने साथ मिलाना पड़ा। अगर उसकी नियत भारत के साथ होती तो वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के जब में पैसा जमा ही नहीं कराता। एक बात। दूसरी बात, जब उनको पता लगा कोर्ट के अंदर कि एक व्यक्तिगत कैपेसिटी में आप किसी नेशन पे मुकदमा नहीं कर सकते, तो उन्होंने भारत के साथ हाथ मिलाया। और भारत सरकार ने, आप जो कह रहे हैं मुकदमा लड़ रहे हैं, वो भारत सरकार मुकदमा लड़ रही है, भारत सरकार के वकील मुकदमा लड़ रहे हैं। तीसरी बात, हाँ, जो आपने कहा मैं उस बात को हिमायत करता हूं कि भाई जो पैसा है वो पहले भारत में आ जाए और फिर ये दोनों मिलकर डिसाइड कर लें कि किसको कितना देना चाहिए। और तीसरी एक बात, जो अभी जनाब हमारे साथी बैठे हैं, ये कहा जाता है, ये ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे कि इस्लाम में जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो हराम है। पैसा तो उन्होंने 10 लाख पाउंड दिया था, अभी तो 3.5 करोड़ पाउंड हो गया। नहीं, इसको ब्याज नहीं माना जाएगा, ये वैल्यू होती है उस चीज की कि आज मेरे आप ये देखें कि आज मेरे पास अगर ये गोल्ड की रिंग है और अगर ये 20 साल के बाद ये गोल्ड की रिंग मेरे पास रहती है, तो जो इसकी कीमत होगी मुझे उस पर उतनी ज़कात देनी होगी। राइट, आपकी बात ठीक है। उस पर उतनी ज़कात देनी होगी। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई उस पर इंटरेस्ट नहीं बल्कि उसकी वैल्यू है। ये प्रॉपर्टी नहीं जमा कराई गई थी, वहां प्रॉपर्टी नहीं जमा कराई गई थी, वहां पे पैसा ही जमा कराया गया था और पैसे पे ही इंटरेस्ट के साथ ये 10 लाख पाउंड से 3.5 करोड़ पाउंड बना है। ये मैं एक अलग से बात कर रहा हूं, मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर उनके वंशजों को पैसा लेना है तो वो 10 लाख पाउंड ले ले, बाकी का पैसा वो हिंदुस्तान की सरकार को दे और हिंदुस्तान की सरकार उस समय जो निजाम की टेरिटरी थी उसके विकास पे खर्च करे। मैं एक अपनी तरफ से अपनी बात कह रहा हूं, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, चलिए।